हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 4। पाठ 3 में हमने देखा खिलजी वंश के बारे में, और जो है उसमें क्या क्या हमने देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना ये हमने देखा था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी बना था, है ना। और अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता ये भी हमने देखा। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या उपाय किए ये भी हमने देखा। और इसके अतिरिक्त हमने देखा अमीरों और सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया था ये भी हमने देखा। अमीर खुसरो और बरनी जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा से जो है भूमि को नापने की प्रथा बनाई थी। और इसके अतिरिक्त हमने जो है देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन और जो है दाग घोड़ों पर लगाने की प्रथा अपनाई थी। इसके अतिरिक्त और भी हमने बहुत कुछ देखा था, उसको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 4 जिसमें होगा तुगलक काल के बारे में। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था, और इसके बाद अब प्रारंभ हो गया तुगलक काल जो कि चला जो है 1320 से 1412 ईस्वी तक। तो देखते हैं तुगलक काल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजाहित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सा आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। आगे है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया, साथ ही साथ कृषि को प्रोत्साहन दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है। ठीक है, ये जो है तुगलक वंश का प्रथम शासक था, और इसे ही जो है तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये 1320 से 1325 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 ईस्वी तक इसने शासन किया था। क्या है इसके बारे में देखते हैं, ये कौन था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। कौन था ये मोहम्मद बिन तुगलक? ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में यह सुल्तान बना। इसने दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया? ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी थी? रेहला। इस पुस्तक में इसने भारत यात्रा का वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं। इसकी कई सारी योजनाएं असफल रही थीं, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी इसने योजनाएं चलाई थी और उसका परिणाम क्या क्या हुआ था। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाईं जिससे आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रहीं क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। ये योजनाएं निम्नवत थीं। पहला है दोआब में कर वृद्धि। दोआब क्या था? ये जो है गंगा और यमुना की जो नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उपजाऊ, उसको जो है दोआब कहा जाता था उस समय। उसमें जो है उसने वृद्धि कर दी। राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। उसने वहाँ भूमि कर में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय यह कर लगाया गया था उस समय यहाँ भयानक अकाल पड़ा था, किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी एवं बढ़े कर की वसूली जारी रखी। अतः खेती बर्बाद हो गई और किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व ऋण की व्यवस्था भी की, किंतु तब तक विलम्ब हो चुका था। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल हो गई। तो ये थी दोआब में कर वृद्धि की योजना जो पूरी तरह से असफल हो गई, क्योंकि जो है इसने जब लागू की ये योजना, कर बढ़ाने का जब फैसला लिया, तो उस समय वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, परंतु वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने इस बात की जानकारी जो है मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं दी, क्योंकि वो उसकी निरंकुशता के भय से जो है बचना चाहते थे। वो भय की वजह से वो नहीं दे पाए, और इस कारण जो है वहाँ की जो योजना थी ये दोआब में कर वृद्धि की, वो पूरी तरह असफल हो गई। आगे बढ़ते हैं। राजधानी परिवर्तन। इसने जो है अपनी राजधानी भी परिवर्तित की थी। देखते हैं इसके बारे में।
राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासक देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। ठीक है, आगे है दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली पहले राजधानी थी, अब इसने जो है दौलताबाद करने की योजना बनाई। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार किया। दिल्ली के स्थान पर किससे द्वितीय राजधानी बनाने का विचार आया उसके मन में? देवगिरी को। किसके मन में? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। यह विचार दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी करने का विचार यह क्यों आया? क्योंकि वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। ठीक है, दौलताबाद जो है देवगिरी का नाम था। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो, इसके लिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गई। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वे यहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा मौसम आदि दिल्ली से भिन्न था। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी की योजना भी असफल हो गई। ठीक है, अब आगे है। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वह शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। ये अंग्रेजों के बारे में दिया गया है। आगे है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी योजना। देखते हैं क्या था इसमें। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर नहीं माना गया। वर्तमान में चलने वाले सिक्कों के चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए, ये बच्चों से कहा गया है। और यहाँ देखिए ये सांकेतिक मुद्रा को दर्शाया गया है। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया। अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। ठीक है, ये योजना भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई क्योंकि लोग नकली जो है सिक्के बनाना शुरू कर दिए थे। सांकेतिक मुद्रा तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों पर यदि कोई राज्य चिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद यह स्थिति न आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ये बताया गया है कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ये नियम अपनाया होता या ये जो है उपाय अपनाया होता तो वो जो है ये योजना सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की इतनी बुरी तरह असफल न होती। और यहाँ जो है टकसाल दिया गया। टकसाल उसको कहते हैं वह जगह जहाँ पर मुद्रा जो है ढाली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान था। उत्तर दक्षिण भागों में विद्रोह शुरू हो गए थे। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। दक्षिण में 2 नए राज्यों विजयनगर राज्य तथा बहमनी राज्य का उदय हुआ। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है इस पे यहाँ पे ये कि मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में दक्षिण भारत में किन 2 नए राज्यों की स्थापना हुई? तो ये थे विजयनगर राज्य और बहमनी। ठीक है, ये 2 राज्य बने थे। पूरब में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसने जो है 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। अब इसका भी जो है तुगलक काल में महत्व है। इसने कुछ अच्छे कार्य किए थे, उसके बारे में देखते हैं। 1351 से 1388 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई, ये कौन था जो है फिरोज शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों, सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं चलाया। जो भी आक्रमण किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए थे।
उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का जो काल था वो जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। क्या क्या किया था उसको देखते हैं। लोकहित में उसने कौन कौन से कार्य किए इसके बारे में देखते हैं। कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिससे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाई। दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। ठीक है, कौन सा विभाग? दीवान खैरात। इसमें क्या होता था? इससे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। ठीक है, दीवान खैरात विभाग की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि इससे जो है इसका मेन उद्देश्य था विधवाओं, अनाथों और लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देना। आगे है, सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियाँ एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की थी। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। रोजगार कार्यालय। ठीक है, पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को बंद किया। लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज तुगलक को याद किया जाता है। ठीक है, आगे है, इन्हें भी जानिए। फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली से मंगवाया और उनमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ठीक है, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वच्छता के 7 आयाम। मानव मल का सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीने के पानी का रखरखाव, भोजन एवं घर एवं भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान, बेकार पानी की निकासी, ग्रामीण स्वच्छता। ये उसने 7 आयाम स्वच्छता के जो है अपनाए थे। आगे है ये शब्दावली दी गई है। दोआब। दोआब क्या था? अभी हमने आपको बताया, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, उसके बीच जो उपजाऊ भूमि होती थी उसको दोआब कहते थे। टकसाल, वह स्थान जहाँ मुद्रा ढाली जाती थी। सांकेतिक मुद्रा, तांबे एवं पीतल की मिश्रित धातु से बनी मुद्रा, इसमें जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता था। दीवानी खैरात जो है जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग था। इसके